गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भैया किसी सबको स्क्रीन दिख रही है? आवाज क्लियर आ रही है बेटा? शिवम आवाज क्लियर हो रही है? स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? पीपीटी आपको क्लियर दिख रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपना कल का लेक्चर का थोड़ा सा बच गया था, तो मीन्स मेरे हिसाब से अब आज आधे घंटे में हो जाएगा, तो आज क्लास अपन जल्दी फ्री कर देंगे। फिर मंडे से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के टॉपिक में अपना जो रह गया था वो तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। क्या रहेगा था बच्चे? रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। तो मैंने इसमें आपको सबसे पहली लाइन ये लिखाई थी कि ह्यूमन कैन मॉडरेट। एक ह्यूमन क्या होता है, या जो ह्यूमंस होते हैं, मैमल्स जो होते हैं, वो अपनी ब्रीथिंग रेट को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टिश्यू डिमांड। किसके डिमांड के अकॉर्डिंग? टिश्यूज की डिमांड के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए अगर आपके टिश्यूज की डिमांड हाई है तो आप हाईली रेस्पिरेशन करेंगे, यानी कि फोर्सफुल रेस्पिरेशन करेंगे। अगर आपके टिश्यूज की डिमांड नहीं है तो आप क्या करेंगे? नॉर्मल रेस्पिरेशन करेंगे। सपोज दैट अगर मान लीजिए आप एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, आप करने लग गए बेटा, एक्सरसाइज करने लगे, ठीक है। आपने क्या किया? एक्सरसाइज आप करने लग जाते हैं। अब जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस समय आपकी मसल्स एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्या हो जाता है बेटा? मसल्स एक्टिविटी मस्क्यूलर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। मसल एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इनको O2 डिमांड जो होती है, इनका O2 डिमांड जो होता है, O2 डिमांड जो होगा वो भी इसका हाई हो जाएगा। ऑटो डिमांड हाई हो जाएगा यानी कि इनके ब्लड सर्कुलेशन जो होगा आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन ये भी क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ऑटो डिमांड हाई हो रहा है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल रेस्पिरेशन से अब काम नहीं चलने वाला है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्सफुल ब्रीथिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? फोर्सफुल। एक सेकेंड, पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। फोर्सफुल ब्रीथिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका टिश्यू डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप लोग, नहीं नहीं किसी को बुलाओ। हाँ तो बेटा मैं बोल रहा था आपको कि हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो चेंज हो सकता है। ह्यूमन कैन चेंज द ब्रीथिंग रेट अकॉर्डिंग टू द टिश्यू डिमांड। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं, अगर उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा हो रही हैं उनके अंदर, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको हर चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ब्लड सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए, तो ऑटो डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। देखो अपन जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है और उससे क्या होगा कि हमारा देखो ब्रीथिंग रेट भी तेज
जोर जोर से सांस ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम जो होता है, ये इस प्रोसेस को करवाने के लिए क्या है बेटा, सक्षम है, क्या है, कैपेबल है, फोर्सफुल ब्रीथिंग हो जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टिश्यू डिमांड। और जब हमारी टिश्यू डिमांड नहीं है, भाई देखो जब एक्सरसाइज करके हम एकदम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, तो थोड़ी देर बाद हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो भी नॉर्मल कंडीशन में चलने लग जाता है, अपन टाइडल वॉल्यूम करने लग जाते हैं, ठीक है, आराम से अपन सांस लेने लग जाते हैं। तो इसके पीछे होता है बेटा आपका नर्वस सिस्टम। कौन होता है, नर्वस सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर आप जानते हैं दो चीजें आती है, एक तो आता है आपका ब्रेन और एक आता है बेटा स्पाइनल कोड। ब्रेन होता है और एक होता है स्पाइनल कोड, क्लियर। तो यहाँ पर जो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग का रेगुलेशन जो होता है वो किया जाता है ब्रेन के द्वारा। किसके द्वारा, ब्रेन के द्वारा क्या किया जाता है बेटा, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग किया जाता है। आपकी ब्रीथिंग को कब फास्ट करना है, कब आपकी ब्रीथिंग को स्लो करना है, ये काम करेगा आपका ब्रेन। तो आइए देखते हैं, ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशल सेंटर होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। वो कहाँ पर होते हैं, एक्चुअली देखो आपके ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। मैं आपको क्लियर बताऊं, आपके ब्रेन के होंगे बेटा 3 पार्ट। देखो अगर मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ आपके ब्रेन का, ये आपका ब्रेन है, क्लियर। आपका ब्रेन कुछ इस तरीके से होता है बेटा। ये पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन, है ना। फोर ब्रेन के बाद अपन मान सकते हैं कि ये मिड ब्रेन हो जाएगा आपका। सपोज दैट, सपोज करना है ना, ये मिड ब्रेन हो जाएगा। और बेटा लास्ट में हो जाएगा आपका ये इस तरीके से हाइंड ब्रेन, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका फोर ब्रेन, यहाँ पर लिख दूं मैं आपका फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन है ना। यहाँ पर अपन मान लीजिए ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया है, ये हो गया है जी आपका मिड ब्रेन। क्या हो रहा है इसको, पेन, मिड ब्रेन हो गया, ठीक है। अरे और ये लास्ट वाला पार्ट जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, ये हो जाएगा आपका हाइंड ब्रेन। कौन सा ब्रेन हो जाएगा, हाइंड ब्रेन। ये हो जाएगा आपका, बेटा पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, मैं बुलाता हूँ उनको, 1 सेकंड के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ। देखो बेटा, ये आपका मिड ब्रेन, और यहाँ पर मैंने जो आपको ब्लैक कलर से बनाया है, सपोज कर लेते हैं ये है आपका हाइंड ब्रेन। कौन सा ब्रेन है, हाइंड ब्रेन। ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूं मैं, जो ये मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, ये हो जाएगा आपका हाइंड
ब्रेन। ठीक है, ये हो जाएगा वो हाइंड ब्रेन। अब बेटा हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए जो मैंने यहाँ पर रेड कलर से, यहाँ पर मैंने रेड कलर से जिस पार्ट को बनाया है, ये है आपके ब्रेन, हाइंड ब्रेन का पहला पार्ट, जिसको हम बोल सकते हैं पोन्स। क्या बोल देंगे अपन इसको? पोन्स बोल देते हैं। ये पहला पार्ट हो जाएगा आपके हाइंड ब्रेन का, और अपन इस पार्ट को बोल दिया है बेटा पोन्स। क्लियर? ये जो मैंने रेड कलर से डार्क कर दिया है, इसको बोलते हैं अपन पोन्स, और इसके अंदर एक सेंटर होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका कौन सा वाला पार्ट? ये हो जाएगा पोन्स। इसको बोलते हैं अपन पोन्स। क्या बोल दिया इसको? पोन्स। इस तरीके से। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर जो बनाया मैंने, अगर मैं इसको ग्रीन कलर से यहाँ पर आपके सामने डार्क कर देता हूँ, तो आप समझिएगा कि जो ग्रीन कलर से डार्क किया है मैंने, ये बन गया है आपका मेड्यूला ऑब्लांगेटा। क्या है बेटा? ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्लियर? यहाँ पर जो ये पार्ट बनाया है, इसको बोल देते हैं अपन मेड्यूला मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्लियर? इस तरीके से। और यहाँ पर मैं एक येलो कलर से ये देखो, यहाँ पर ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये होता है बेटा आपका सेरी बेलम। सेरी बेलम क्या होता है? सेरी बेलम। तो आपके हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो देखो पोन्स के अंदर एक सेंटर होता है, जो मैंने यहाँ पर बनाया है ब्लैक कलर से, है ना? और इस सेंटर का नाम है बेटा क्या? इसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये भी हेल्प करता है आपके ब्रीथिंग में, ठीक है, उसको मॉडरेट करने में। फिर देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है, इस मेडुला ऑब्लोंगेटा में आपको मिलेंगे दो स्पेशल सेंटर, मिलेंगे इस तरीके से। तो बेटा जो एक सेंटर है, मान लीजिए मेडुला ऑब्लोंगेटा के कौन सी साइड पर है? ये है डोर्सल साइड पर। कौन सी साइड पर? डोर्सल साइड। और डोर्सल साइड पर है, इसलिए इसको बोल देते हैं अपन क्या? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इसका नाम लिख दिया है अपन ने डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, शॉर्ट में अपन इसको लिख सकते हैं क्या? शॉर्ट में अपन लिखूंगा डी, क्या लिखेंगे? DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक बना दिया है VRG, मतलब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इसको लिख देंगे अपन वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्लियर? तो आपके ब्रेन में देखो 3 सेंटर मैंने बनाए। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पहले फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब जो आपका हाइंड ब्रेन है, इसमें भी अलग अलग पार्ट है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। सेरिबेलम होता है, ठीक है, सेरिबेलम होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सेरिबेलम है भाई, है ना? मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, और पोन्स होता है। तो पोन्स पहला भाग है, दूसरा सेरिबेलम होता है, तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर दो एक स्पेशल टाइप के सेंटर्स होते हैं, जिनको DRG और VRG बोलते हैं। जो डोर्सल साइड पे है, वो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप हो जाएगा, और जो VRG है यानी कि वेंट्रल साइड पे है, उसको वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप बोलते हैं। और इन दोनों के लेटरल साइड पर या इन दोनों के एडजेसेंट नियर बाई एक सेंटर और होता है बेटा, जिसको अपन बोल देते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया। क्या बोलते हैं इसको? कीमो सेंसिटिव एरिया। क्लियर?
तो यहाँ पर देखो ये 3 या 4 प्रकार के अपने पास क्या हो गए, सेंटर हो गए। कौन कौन से, DRG, VRG, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कीमोसेंसिटिव एरिया। क्लियर। कहाँ पर है एक बार फिर समझिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आपके ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर, मिड एंड हाइंड। हाइंड के भी 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सेरिबेलम, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर। तो बेटा जो पोन्स जो होता है आपके मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का जो पहला पार्ट है पोन्स, उसके अंदर एक सेंटर होता है जिसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या नाम है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। फिर आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो 3 सेंटर होते हैं, कौन कौन से, DRG यानी कि डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, VRG यानी कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और एक होता है कीमोसेंसिटिव एरिया। अब बेटा देखो, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल इंस्पिरेशन। आपको मैंने बताया था कि जब आप नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं तो उस समय मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था कि ऐसे आपकी रिब्स लगी हुई होती है, लंग्स के ऊपर लगी हुई है, और यहाँ पर होता है बेटा डायाफ्राम। क्या होता है, डायाफ्राम। क्लियर है। और इन रिब्स के बीच बीच में यहाँ पर आपको EICM मसल्स देखने को मिलेंगी। EICM, यहाँ पर लिख दूं मैं EICM, और ये है बेटा आपका कौन, डायाफ्राम, इस तरीके से। क्लियर। तो यहाँ पर DRG जो होता है, ये DRG से 2 नर्व्स निकलती है, और ये दोनों नर्व्स कहाँ पर, एक तो EICM पर और एक डायाफ्राम पर जुड़ी हुई होती है। जैसे ही आपको रिक्वायरमेंट होती है तो ये मैसेज करती है किसको, आपके EICM को और आप डायाफ्राम को। और जब EICM और डायाफ्राम को मैसेज जाता है तो EICM में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो EICM में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो रिब्स होती हैं वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करती है। क्लियर। और जब डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर क्या होगा, डायाफ्राम में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है। कहाँ पर, नीचे की तरफ मूव करता है। फाइनली आपकी इंटरपल्मोनरी जो कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर कम हो जाता है, और एयर जो है एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स के अंदर आ जाती है। आती नहीं आती, ये मैंने आपको ये बताया था, इन्हें बताया, शिवम कुमार सिंह, गौरव, अबूज। बताओ बेटा, ये बात आपको समझ में आई नहीं आएगी भाई। EICM और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन होता है इंस्पायरेशन में, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो आज अपने को ये बात पता चली कि आखिरकार इनको कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाता है। तो हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक सेंटर होता है, इसका नाम होता है DRG। ये DRG क्या करता है, EICM और डायफ्राम को क्या करता है, सिग्नल देता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाइए। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होएंगी तो आपकी पल्मोनरी कैविटी जो है, लंग्स कैविटी है, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, उनमें कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी प्रेशर कम हो जाएगा और एयर बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी। तो कुल मिला के DRG जो होता है, ये किसके लिए जिम्मेदार है बेटा, नॉर्मल इंस्पायरेशन के लिए जिम्मेदार है। आप सामान्य जो इंस्पायरेशन करते हैं, हवा को जो आप नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, हवा को आप नॉर्मली अंदर लेके जा रहे हैं, तो वो कौन करता है, आपका DRG। याद रखना, DRG जो होता है हमेशा नॉर्मल इंस्पायरेशन ही करवाता है। एक्सपायरेशन में इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक्सपायरेशन जो होता है ये क्या होता है, एक अपने आप होने वाली प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस होती है। ठीक है। तो यहाँ पर EICM में क्या करवाया बेटा, इसने कॉन्ट्रैक्शन करवाया था, और डायफ्राम में भी क्या करवाया था, कॉन्ट्रैक्शन करवाया था। और जब इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिब्स और डायफ्राम मूव करते हैं, रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करती है, और डायफ्राम टुवर्ड द एब्डोमिनल कैविटी, नीचे की तरफ मूव करता है। फाइनली कैविटी बढ़ती है, यानी वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम हो जाता है, उसकी वजह से एयर बाहर से अंदर की तरफ आ जाती है लंग्स में। क्लियर है। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन की पूछ ले तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, DRG। क्लियर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं तो हमने क्या किया, 2 सेकंड के लिए हवा को अंदर लेके गए, फिर स्टॉप किया, फिर एक्सपायरेशन करने लग गए। समझ रहे हैं भाई, अपन रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर अपन ने क्या किया, रोक लिया, 1 सेकंड के लिए रुकिए, वापस अपन ने क्या किया, एक्सपायरेशन करना स्टार्ट किया। ऐसा क्यों नहीं करते
कि हम एक बार इंस्पायरेशन करने लग जाएं तो 5-6 दिन तक अपन एक्सपायरेशन कर लेते हैं, उसके बाद अपन सोचेंगे कि यार एक्सपायरेशन करना है कि नहीं करना है। हाँ, ऐसा करते हैं क्या अपन की एक बार अपन इंस्पायरेशन करना स्टार्ट किया कि 4-5 दिन तक अपन हवा को अंदर लेके जा रहे हैं, है ना, और फिर इकट्ठा ही बाहर निकाल देंगे 2-4 दिन के अंदर। ऐसा होता है क्या बेटा? अबू बताइए, गौरव, शिवम, अरे बोलिए भाई। नहीं होता है ना, क्यों नहीं होता है? अपन कुछ समय के लिए इंस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन को रोकते हैं, फिर एक्सपायरेशन करते हैं। तो आखिरकार वो कौन सा सेंटर है, वो कौन सी बात है, कौन सी चीज है जो आपकी इंस्पायरेशन को रोकती है? वो है बेटा आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कौन है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर को अपन बोलते हैं, क्या बोलेंगे? स्विच ऑफ सेंटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं अपन स्विच ऑफ सेंटर। स्विच ऑफ सेंटर ऑफ इंस्पायरेशन। आपके अंदर जो इंस्पायरेशन को स्विच ऑफ करता है, जैसे ही आपने एयर को इंस्पायर किया, इंस्पायर करने के बाद आप क्या करोगे? उसको स्टॉप करोगे, फिर आप एक्सपायरेशन करने लग जाते हो। तो इंस्पायरेशन को स्विच ऑफ किसने किया है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने। ये कैसे करता है कि आपकी जो एल्वियोलाइज होती है, आपकी क्या होती है? एल्वियोलाइज होती है। जैसे आपने इंस्पायरेशन किया और एल्वियोलाई की डिमांड हो गई पूरी। डिमांड पूरी होने के बाद ये तुरंत क्या करती है? मैसेज करती है आपके न्यूमोटैक्सिक सेंटर को और बोलती है कि भाई अब आप ज्यादा एयर अंदर मत लेके जाइए, नहीं तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपके टिश्यू की डिमांड इतनी नहीं है। ठीक है, इसलिए ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है बच्चे? ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है, ये किसको मैसेज कर देगा? ये मैसेज कर देगा, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है डीआरजी को मैसेज कर देगा और बोल देगा कि आप रुक जाइए, अब किसकी बारी है? एक्सपायरेशन की बारी है। तो ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर डीआरजी को क्या करता है? स्विच ऑफ करता है। फिर जैसे आपने एक्सपायरेशन किया, फिर क्या होगा? आपके टिश्यू की डिमांड बनी कि उनको ऑक्सीजन चाहिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। तुरंत क्या होगा? आपका डीआरजी फिर एक्टिवेट हो जाएगा, फिर ये मैसेज करेगा ईआईसीएम को और कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। फिर क्या होगा? रिब्स बाहर की तरफ मूव करेगी, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा और हो जाएगा इंस्पायरेशन। अब जैसे ही आपकी सेल की डिमांड पूरी हुई, डीआरजी क्या करेगा? तुरंत सॉरी न्यूमोटैक्सिक सेंटर किसको? डीआरजी को मैसेज करेगी अब रुक जाइए। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे मान के आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज बढ़ गई, आपकी बॉडी की डिमांड बढ़ गई, आपके टिश्यू की डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ने के बाद मान लीजिए नॉर्मल इंस्पायरेशन से काम नहीं चल पा रहा है, तो फिर क्या होगा? हम करवाएंगे फोर्सफुल ब्रीथिंग। और फोर्सफुल ब्रीथिंग के लिए जिम्मेदार होता है बेटा आपका वीआरजी। कौन जिम्मेदार होगा? वीआरजी। और वीआरजी जब फोर्सफुल ब्रीथिंग करवाएगा, इसके मैसेज जो होते हैं 4 जगह सेंड करता है। कौन कौन सी जगह? पहला जो मैसेज सेंड करेगा ये करेगा बेटा आपके ईआईसीएम को, फिर करेगा आईआईसीएम को, फिर करेगा बेटा ये डायफ्राम को, और फिर ये एब्डोमिनल मसल्स होती है, आपके एब्डोमिनल मसल्स, आपके एब्डोमिन में 6 पैक्स एब जो बनाते हैं लोग जिम करने के बाद, वो क्या है? एब्डोमिनल मसल्स होती है। तो देखो, जब फोर्सफुल ब्रीथिंग करवानी है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ईआईसीएम और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, उससे तो क्या हो रहा है? नॉर्मल इंस्पायरेशन हो रहा है। लेकिन आपको फोर्सफुल इंस्पायरेशन करवाना है तो फिर आपको किसकी हेल्प करनी पड़ेगी? कि आपको ईआईसीएम और आईआईसीएम को तो कॉन्ट्रैक्ट करवाना ही पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करवानी पड़ेगी, वो है आपकी एब्डोमिनल मसल्स। तो कुल मिला के जो वीआरजी होता है, वीआरजी जो होता है ये क्या काम करता है बेटा? वीआरजी, वीआरजी दोनों में हेल्प करता है। किस किस में? फोर्सफुल, ये वीआरजी फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी करवाएगा और ये वीआरजी फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी करवाता है। मतलब वीआरजी जो है फोर्सफुल ब्रीथिंग करवाता है। नॉर्मल इंस्पायरेशन के लिए डीआरजी है, केवल इंस्पायरेशन के लिए, नॉर्मल इंस्पायरेशन के लिए डीआरजी होता है।
नॉर्मल एक्सपायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस, अपने आप होने वाली प्रोसेस। लेकिन VRG जो है ये क्या करेगा, आपको फोर्सफुल ब्रीथिंग करवाता है। ब्रीथिंग में दोनों चीज आ जाती है, इंस्पायरेशन भी और एक्सपायरेशन भी, इंस्पायरेशन भी और एक्सपायरेशन। क्लियर? तो आपसे अगर प्रश्न पूछेगा कि बताइए नॉर्मल इंस्पायरेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, तो DRG। बोला फोर्सफुल ब्रीथिंग यानी कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए कौन जिम्मेदार, तो आप बताएंगे VRG। बोला कि नॉर्मल इंस्पायरेशन के लिए स्विच ऑफ सेंटर कौन होता है, तो वो होता है बेटा आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर। जो कहां पर प्रेजेंट होता है, वो होता है आपके पोन्स में। ठीक है। अब एक बात बताओ कि जब मैंने इंस्पायरेशन किया नॉर्मली, तो मैं थोड़ी देर के लिए इंस्पायरेशन करता हूं, फिर उसको रोक देता हूं, तो ये रोका किसने? आप बताइए भाई, मुझे आंसर दिए कमेंट बॉक्स में, किसने रोका इंस्पायरेशन को? अरे गौरव सोनी, आप भी कुछ बोला करिए बेटा। ये इंस्पायरेशन को किसने रोका? अगर आपको समझ में आया है तो बताइए। गौरव सोनी, अबू, आप बताइए। अरे ब्रेन ने तो रोका है भाई, ब्रेन में किसने रोका है? ऐसा कौन सा सेंटर है ब्रेन के अंदर? अनामोटॉक्सिक, अनामो तो कुछ है ही नहीं बेटा, न्यूमोटैक्सिक है, न्यूमो, PNU। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने रोका। तो अब आप ये बताइए कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर नहीं होता तो क्या मैं इंस्पायरेशन करता रहता है? भाई न्यूमोटैक्सिक सेंटर अगर मेरे पास नहीं होता तो क्या मैं इंस्पायरेशन करता रहता? क्यों नहीं करता भाई, एक बात बताओ। जब ये इंस्पायरेशन को रोकता है, करता रहता ना। भाई शिवम कुमार, आपने सही आंसर दिया, मैं करता रहता, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये है स्विच ऑफ सेंटर। किसका? इंस्पायरेशन का। अगर मैं इंस्पायरेशन करता हूँ फिर इसको रोकता हूँ, फिर एक्सपायरेशन करने लग जाता हूँ, फिर इंस्पायरेशन करता हूँ, फिर रोकता हूँ, फिर एक्सपायरेशन करने लग जाता हूँ। जो इंस्पायरेशन मैंने किया फिर इसको रोक दिया, तो रोकने का काम किसका था? न्यूमोटैक्सिक सेंटर का। अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर नहीं होता तो मैं इंस्पायरेशन करता ही रहता। अब बताओ गौरव सोनी, क्या नहीं करता? करता रहता। ठीक है भाई। तो क्या न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने मेरे इंस्पायरेशन रेट को कम कर दिया? क्या मुझे नुकसान हुआ इससे? भाई अगर देखा जाए तो इसने क्या किया, मेरी ब्रीथिंग रेट को कम किया ना। अगर ये नहीं होता तो मैं क्या करता, बहुत लंबे टाइम तक ब्रीथ करता रहता, इंस्पायर करता रहता। लेकिन स्विच ऑफ सेंटर ने क्या किया है, मेरी इंस्पायरेटरी रेट को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि विच सेंटर कैन डिक्रीज योर इंस्पायरेटरी रेट, आपकी रेस्पिरेटरी रेट को कौन डिक्रीज करता है? कौन सा सेंटर ऐसा है जिसकी वजह से आपकी इंस्पायरेटरी रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है? तो वो है बेटा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्लियर है? अब देखो, मैंने यहाँ पर आपको एक एरिया और बताया है, कीमोसेंसिटिव एरिया। तो इस कीमोसेंसिटिव एरिया को मैं यहाँ समझाता हूँ आपको कि ये वही आपका ब्रेन है। ठीक है, ये आपका फोर ब्रेन हो जाएगा, यहाँ पर आपका मिड ब्रेन हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा आपका हाइंड ब्रेन। ठीक है। अब हाइंड ब्रेन में मैंने आपके सामने बताया कौन कौन से सेंटर, DRG, VRG। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बताया था आपको एक कीमोसेंसिटिव एरिया, क्या बताया था? कीमोसेंसिटिव एरिया बताया था। ठीक है, इस तरीके से। तो ये है बेटा आपका DRG, ये हो जाएगा VRG, और यहाँ पर है तीसरा एरिया जिसका नाम क्या है, कीमो सेंसिटिव एरिया। तो आप जानते हैं कीमो सेंसिटिव का एरिया का मतलब क्या होता है? देखो, कीमो सेंसिटिव का मतलब होता है जो केमिकल्स के प्रति सेंसिटिव हो, है ना। अब एक कीमो सेंसिटिव एरिया कैसे काम करता है, देखो। ये है बेटा आपका हार्ट। अब हार्ट से निकलती है एक डोर्सल अओर्टा, यहां से बेटा एक पाइप निकलेगा जिसको आप डोर्सल अओर्टा बोलते हैं।
जो आपके हार्ट के पीछे से होके निकलता है ऐसे करके, इसलिए अपन इसको डोर्सल अवोर्टा बोलते हैं पृष्ठ महाधमनी। क्या बोलते हैं? डोर्सल अवोर्टा। तो ये आपकी डोर्सल अवोर्टा हो जाएगी। ठीक है। अब बेटा जब डोर्सल अवोर्टा ऐसे घूम गई, देखो कहां से घूमी, कि सर ये घूम रही है यहां से। क्या आपको दिख रहा है? ये डोर्सल अवोर्टा यहां से घूम रही है, यहां से घुमाऊ कहां है, इसमें यहीं पर है। तो इसको बोलते हैं अवोर्टिक आर्च। क्या बोलते हैं इसको? अवोर्टिक आर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अवोर्टिक आर्च बोल देते हैं, अवोर्टिक आर्च। जब डोर्सल अवोर्टा आपकी ऐसे घूम गई, एक कर्व शेप में हो गई, तो उसको बोला अवोर्टिक आर्च। अब इस अवोर्टिक आर्च से क्या होता है, इस अवोर्टिक आर्च से एक ब्रांच निकलती है ऊपर की तरफ इस तरीके से, उसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? कैरोटिड आर्टरी। ये कैरोटिड आर्टरी क्या करती है, आपकी गर्दन वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। फिर इस कैरोटिड आर्टरी के दो पार्ट हो जाते हैं ऊपर जाकर, राइट और लेफ्ट। कितने हो जाते हैं? दो। तो यहाँ पर मैं बना दू राइट और लेफ्ट इस तरीके से। अब बेटा क्या होता है, देखो आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स है जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। कौन फ्लो करता है? ब्लड फ्लो करता है। ये तो आपको ही पता होगा कि सर हाँ इनके इनमें क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड फ्लो करता है। ये देखिए अपन यहाँ बना देते हैं, इनमें ब्लड फ्लो कर रहा है। और ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है, देखो यहाँ पर हमने बता दिया कि इनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। अब आपका ब्लड जो होता है, अगर मान लीजिए इस ब्लड के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाता है, बाय द वे इसके अंदर क्या बढ़ गया बेटा? CO2 लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। और CO2 लेवल अगर यहाँ पर बढ़ जाएगा ना, तो ये CO2 क्या करती है, CO2 की वजह से आपका ब्लड हो जाता है एसिडिक। क्या हो जाता है? एसिडिक। तो यूं मानिए ये एओर्टिक आर्च जो है, इसके अंदर एक प्रकार का सेंटर होता है। मान लीजिए एओर्टिक आर्च है, ये है आपकी कैरोटिड बॉडीज, कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक, इनमें कुछ सेंटर्स होते हैं। कौन होते हैं इनमें? अंदर कुछ सेंटर्स होते हैं। और इन सेंटर्स को बोलते हैं क्या? कीमोसेंसिटिव सेंटर्स। क्या बोलते हैं इनको? कीमोसेंसिटिव या कीमो रिसेप्टर्स क्या बोल देते हैं अपन। मान लें कि ये मैंने जो बनाया, ये है बेटा कीमो रिसेप्टर्स। मतलब ऐसे रिसेप्टर्स जो आपके ब्लड की केमिकल नेचर जैसे ही चेंज होगी एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना। अब आपके ब्लड में क्या हुआ बेटा, यूं मान लीजिए कि आपके ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ गया और H+ आयंस भी यहाँ पर बढ़ गए। सपोज दैट H+ आयंस बढ़ जाएंगे तो आपका एसिड जो ब्लड होगा वो एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। क्लियर है। अब जैसे ही आपके अंदर आपके ब्लड में क्या हुआ कि H+ आयंस और CO2 इंक्रीज हो गई, तो आपका ब्लड एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक होते ही मान लीजिए आपने फर्स्ट नंबर लिख दूं कि आपके ब्लड में बढ़ गया है CO2 H+ आयंस, तो सेकंड नंबर पे क्या हुआ? कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और एक्टिवेट होकर ये मैसेज देंगे किसको? ये मैसेज करेंगे बेटा आपके VRG को। किसको मैसेज करेंगे? VRG को। ठीक है। इन्होंने मैसेज किया किसको? VRG को। ठीक है। या फिर आप ऐसे समझिए कि इन्होंने किया सीधा मैसेज किसको? एक एरिया है, उस एरिया का नाम है क्या? उस एरिया का नाम है कीमोसेंसिटिव एरिया। और कीमोसेंसिटिव एरिया ने, 3 नंबर लिख दूं मैं, कीमोसेंसिटिव एरिया को मैसेज कर दिया। और कीमोसेंसिटिव एरिया ने VRG को मैसेज कर दिया। और इस VRG ने 4 जगह अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर दिया। कौन कौन सी जगह? IICM, EICM, डायाफ्राम, और फिर एक हो जाएगा आपका एब्डोमिनल मसल्स। मतलब जैसे आपके बॉडी के अंदर CO2 बढ़ता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? CO2 ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको फोर्सफुली बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। अपने को यार्निंग होती है, मतलब कि अपने को जमाई आती है ना, जैसे अपन उबासियां लेते हैं, उस टाइम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर CO2 लेवल बढ़ जाता है। और CO2 लेवल जैसे ही बढ़ता है तो आपकी जो आर्टरीज है कौन कौन सी?
aortic आर्टरी और कैरोटिड आर्टरी, इनके अंदर कुछ रिसेप्टर है, उनका नाम है कीमो रिसेप्टर, जो क्या करते हैं केमिकल नेचर को पहचानते हैं। जैसे ही आपके ब्लड की केमिकल नेचर चेंज हो जाती है, मतलब कि आपकी केमिकल नेचर कब चेंज होगी ब्लड की, जब उसके अंदर CO2 और H+ आयंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जैसे ही ब्लड एसिडिक होगा तो ये कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पर, एक नंबर पर क्या हुआ, H+ आयन CO2 बढ़ी, दूसरे नंबर पर कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, तीसरे नंबर पर इन्होंने मैसेज किया कीमो सेंसिटिव एरिया को, चौथे नंबर पर क्या हुआ, इन्होंने मैसेज किया VRG को, और VRG ने 4 जगह पर सिग्नल भेजा और करवा दिया आपकी फोर्सफुल एक्सपायरेशन। और जो आपके अंदर CO2 बढ़ रही थी ज्यादा मात्रा में, उसको आपने फोर्सफुली बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो ये कीमो सेंसिटिव एरिया का काम होता है। क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत है बेटा, बताओ। कीमो सेंसिटिव एरिया कैसे काम करता है, क्या आपको समझ में आ गया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट जो आता है बेटा वो है आपका हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। देखो एक चीज और है आपके यहाँ पे, वो है हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखो मैंने आपके सामने एक डायग्राम बताया था, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, फिर उसके बाद में एल्वियोलर डक्ट बताई थी, और फिर आपका एट्रिया, है ना, और इस तरीके से इनके ऊपर लगी हुई थी बच्चे, क्या लगी हुई थी यहाँ पर, इस तरीके से एल्वियोलाइज लगी हुई थी। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, देखो मैं नाम लिखता हूँ, ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, ये हो जाएगा बेटा एट्रिया, है ना। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एट्रिया जो है, इनकी जो वॉल होती है, इन पर होते हैं कुछ रिसेप्टर्स, इनकी वॉल पर क्या हो जाते हैं बेटा, रिसेप्टर्स होती है, क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। कुछ रिसेप्टर एल्वियोलाइज की वॉल पर भी होते हैं। ठीक, अब जैसे ही मान लिया आपने इंस्पायरेशन किया, इंस्पायरेशन करते ही देखो ये नॉर्मल कब एक्टिवेट होंगे, जब आपका किसी भी रीजन से, जब आपका कौन काम नहीं कर रहा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कौन काम नहीं करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो उस समय क्या होगा कि आपकी जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स एट्रियाज वगैरह जो हैं, इन पर क्या होता है, कुछ रिसेप्टर होते हैं, और इन रिसेप्टर्स को नाम देंगे हम लोग, इन रिसेप्टर्स को नाम देते हैं बेटा स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या देते हैं इनको नाम, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है, अब ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इंस्पायरेशन किया, इंस्पायरेशन करते ही जो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, एल्वियोलाइज है, एट्रिया में हवा भरेगी, हवा भरने के बाद ये स्ट्रेच करेंगे, क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। अब ये स्ट्रेच कर देंगे तो भाई ये फट भी सकते हैं, बर्स्ट हो सकते हैं, है ना। नॉर्मली तो क्या होता था कि आपके अंदर जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, नॉर्मल इंस्पायरेशन को बंद कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है। लेकिन बाय द वे कभी अगर ये काम नहीं करे, कौन, आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर, किसी कारण से अगर वो डिसफंक्शनिंग हो जाए, तो उस समय फिर आपकी अंदर जो इंस्पायरेशन है उसको कौन स्विच ऑफ करेगा, तो वो करेगा आपका कौन, स्ट्रेस रिसेप्टर। ये क्या काम करते हैं, हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स चलाते हैं। जैसे ही आपने एयर को फिल किया, एयर फिल करते ही क्या होगा, आपकी ये रिसेप्टर्स ऐसे फैलेंगे, सॉरी आपकी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल ऐसे स्ट्रेच होगी, फैलेगी, और फैलने के बाद इनके अंदर जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये एक्टिवेट होकर ये मैसेज करेंगे कहां पर बेटा, VRG को, कहां पर, VRG को मैसेज करेंगे, और VRG क्या करवा देगा, 4 जगह पर अपने मैसेज सेंड करेगा। कौन कौन सी जगह, IICM, EICM, डायाफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स।
और आप क्या कर दोगे, फोर्सफुल ब्रीथिंग कर दोगे, मतलब आप एयर को वापस निकाल दोगे, तो ये वापस जो स्ट्रेच हुई थी वो वापस क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, मतलब आपका जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल ब्रोंकस ब्रोंकाई फटेगी नहीं। तो ये हैरिंग-ब्रूअर रिफ्लेक्स होता है जो आपकी एल्वियोलाइज को रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स को बर्स्ट होने से बचाता है। तो आपसे अगर पूछेगा कि हैरिंग-ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या होता है, तो आप बता देंगे कि हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एट्रिया ये जो होते हैं, इनके ऊपर कुछ रिसेप्टर होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर उनको बोलते हैं, जो किसी भी चीज के स्ट्रेच होने पर क्या हो जाए बेटा, एक्टिवेट हो जाए, है ना। जो जैसे ही स्ट्रेच होंगे, क्योंकि आप जब हवा भरेंगे, आप जैसे इंस्पायरेशन करेंगे, तो ये क्या करते हैं, ऐसे स्ट्रेच होंगे, फैलेंगे, फैलते क्या उनकी दीवार में जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट होकर मैसेज कर देंगे कहाँ पर, वीआरजी को, और वीआरजी क्या करेगा। अब मैंने क्या बोला कि ये कब काम करते हैं, जब नॉर्मली आपके अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर फंक्शन नहीं करता है उस समय, तो उस समय वीआरजी को मैसेज कर दो, वीआरजी तुरंत क्या करेगा, फोर्सफुल ब्रीथिंग एक्सपायरेशन करवा देगा, तुरंत हवा बाहर निकल जाएगी, यानी कि आपकी जो एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और एट्रिया फटने से बच जाएगी। ये बात समझ में आ गई क्या। हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या होता है, हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या होता है, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। ये लिख दूं कब काम करेगा, ये जब काम करेगा तब आपके अंदर नॉर्मली क्या नहीं होता, कौन काम नहीं करता है, आपका नॉर्मल जो फंक्शन है किसका, स्विच ऑफ सेंटर, वो काम नहीं करेगा, तब आपका हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स काम करेगा। क्लियर है। उसके बाद आती है बेटा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेशन से संबंधित कुछ डिसऑर्डर्स हैं, उनको पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो जो आपका चैप्टर है ये इसका लास्ट पॉइंट है, कौन सा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आप सब जानते हैं सबसे पहला होता है एस्थमा। एस्थमा जो होता है ये क्या होता है, तो आप जानते हैं अगर किसी इंसान को रेगुलर एलर्जी है, रेगुलर एलर्जी है, तो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या जाएंगे, जैसे ही कोई डस्ट पार्टिकल या कोई चीज जाएगी, तो उसके अंदर उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो मास्ट सेल होती है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी, और एक्टिवेट होने से क्या होगा, वहां पर इन्फ्लामेशन होगा। मैंने आपको बताया था इन्फ्लामेशन क्या होता है, याद करिए जब मैंने आपको एनिमल टिश्यू पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि क्या होता है इन्फ्लामेशन। बताइए इन्फ्लामेशन में कौन सी सेल जो होती है वो इन्वॉल्व होती है भाई, जल्दी बताइए। इन्फ्लामेशन के अंदर कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है, बताओ भाई, शिवम, गौरव, अबू, इन्फ्लामेशन में कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है, कौन सी सेल ऐसी है जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है, बताइए मुझे जल्दी से, कौन सी सेल ऐसी है जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है। क्या वो मास्ट सेल है, अरे भाई एल्वियोलाई नहीं रहे, मास्ट सेल होती है, मास्ट सेल, गौरव सोनी, मास्ट सेल याद करिए, मैंने एनिमल टिश्यू के अंदर आपको पढ़ाया था इन्फ्लामेशन क्या होता है। क्या आपने रिवाइज नहीं किया है बच्चे, गौरव क्या आपने रिवाइज नहीं किया है, एल्वियोलाई की वजह से इन्फ्लामेशन थोड़ी होता है यार, मास्ट सेल पढ़ाई थी मैंने, मास्ट सेल की वजह से इन्फ्लामेशन होता है। तो बेटा अस्थमा क्या होता है, सबसे पहला बात याद रखना, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। क्या होगा, देखो याद रखना, इसमें होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन आ जाना, स्वेलिंग आ जाना, ठीक है, और उस जगह का ब्लड बढ़ जाना, रेडनेस हो जाना। इन्फ्लामेशन होता है बेटा कहाँ कहाँ पर, इन्फ्लामेशन होगा कहाँ कहाँ पर, ये होगा ब्रोंकाइज में, कहाँ पर, देखो आपकी 1 डिग्री 2 डिग्री जो ब्रोंकाइज थी वहां पर,
और ब्रोंकियोल्स के अंदर। कहां पर? ब्रोंकियोल्स के अंदर। क्लियर? कहां कहां पर होगा बेटा? ब्रोंकाइज और ब्रोंकियोल्स। आपके अंदर जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो ब्रोंकियोल्स थी, कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। जो ब्रोंकाइज थी, उसके बाद टर्मिनल, और कौन सी बताइए? शायद आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं चीजें समय पर। ब्रोंकाइज और ब्रोंकियोल्स मैंने बताया जी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टर्मिनल, है ना? तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा बेटा कहां पर? ब्रोंकाइज, ब्रोंकियोल्स में। इस वजह से इनमें आ जाएगी क्या? स्वेलिंग। और स्वेलिंग आ जाएगी तो याद रखो, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, कौन सा ट्रैक्ट? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, ये ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? नेरो होगा कि नहीं होगा? अंदर से नेरो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नेरो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, अगर इस ट्रैक्ट में क्या आ गई? स्वेलिंग आ गई अंदर की तरफ, तो ये नेरो हो जाएगा। और नेरो होने की वजह से क्या होगा? आपकी जो एयर निकलेगी वो फ्रैक्शन के साथ निकलेगी, तो उससे क्या होगा? वीजिंग। वीजिंग, वीजिंग यानी कि होता है घरघराहट। जब अस्थमा वाले पेशेंट को देखोगे तो जब वो सांस लेता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई सोने वाला आदमी खर्राटे मार रहा हो। यहाँ से पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आवाज आती है, घर घर की आवाज आती है, इसको बोलते हैं वीजिंग। तो अगर आपसे पूछेंगे कि अस्थमा क्या होता है, तो आप बताएंगे कि अस्थमा जो है इन्फ्लामेशन है। एक इन्फ्लामेशन होता है किस किस में? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टर्मिनल और टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स। इनमें क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है। और स्वेलिंग आने की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है अंदर से नेरो हो जाता है। जो एयर बाहर निकलती है उसके लिए प्रॉपर क्या नहीं मिल पाता है? स्पेस नहीं मिल पाता है, और घर घराहट की आवाज आती है, घर घर, इस तरीके से। तो उसको बोलते हैं वीजिंग। ठीक है? तो जैसे ही वीजिंग शब्द आ जाए, इन्फ्लामेशन आ जाए, वीजिंग आ जाए, इन्फ्लामेशन के साथ वीजिंग आ जाए, तो क्या बोल देंगे कि वो तो क्या है? अस्थमा है। क्लियर? उसके बाद जो दूसरा है बेटा, उसका नाम है ब्रोंकाइटिस। क्या नाम है? सेकंड जो डिजीज है ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस क्या है भाई? अब सर ये तो हमने देख लिया कि ब्रोंकाइज और इन्फ्लामेशन जो है, सॉरी, ब्रोंकाइज और ब्रोंकियोल्स के अंदर जो इन्फ्लामेशन होगा उसके कारण क्या होगा? हमें अस्थमा हो जाता है। अब बताइए ब्रोंकाइटिस के बारे में थोड़ा सा बताइए। अब मान लीजिए आपको किसी कारण से रेगुलर कफिंग हो रही है। क्या हो रही है? रेगुलर कफिंग। मतलब आपको क्या हो रहा है? लगातार खांसी चल रही है। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर 1 सप्ताह या 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी चल रही है तो डॉक्टर को जल्दी से दिखा लेना चाहिए। अगर आपको रेगुलर कफिंग होती है, तो रेगुलर कफिंग होने की वजह से आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है आपका, उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होने लग जाएगा? उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा? स्वेलिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? स्वेलिंग। क्या हो जाएगा उसमें? स्वेलिंग हो जाएगा। ठीक है? रेगुलर स्वेलिंग आ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ब्रोंकाइटिस क्या बोलते हैं इसको? ब्रोंकाइटिस। ठीक है? अगर आपको किसी रीजन से क्या हो रहा है कि लगातार आपको कफिंग हो रही है, खांसी चल रही है आपको, तो इससे क्या होगा? आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मेनली जो आपकी ब्रोंकियोल्स होती है, कौन सी होती है? आपकी ब्रोंकियोल्स। क्या होती है बेटा? आपकी ब्रोंकियोल्स होती है। उन ब्रोंकियोल्स के अंदर क्या हो जाएगा? आपको स्वेलिंग एंड ईचिंग। ईचिंग का मतलब होता है खिंचाव। क्या होना? खिंचाव होना। इचिंग हो जाती है, खिंचाव हो जाता है इस तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलेंगे क्या? ब्रोंकाइटिस। फिर देखो बेटा, थर्ड जो है एक डिजीज है, उसको बोलते हैं एम्फीसीमा। क्या बोलते हैं? एम्फीसीमा। क्या बोलते हैं? एम्फीसीमा। ये एम्फीसीमा मेनली उन लोगों को होता है, हाँ मेडिकली ट्रीटेबल तो है भाई,
मेडिकली ट्रीटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि डिजीज हो गई, रेगुलर स्वेल कफिंग हो गई तो आप कफिंग का इलाज करवाइए, अगर आपको कफिंग नहीं होगी तो फिर आपको स्वेलिंग और इचिंग नहीं होगी। सर बेटा सब मेडिकली ट्रीटेबल है। एस्थमा जो है अगर इसका भी आपने अगर प्रिकॉशंस किए हैं, अच्छे से आपने दवा गोली ली है, तो फिर आप इसका भी इलाज धीरे धीरे करवा सकते हैं। बट एस्थमा ब्रोंकाइटिस में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप पहले डॉक्टर बन जाइए, उसके बाद आपको आप खुद ट्रीट करते रहना पेशेंट्स को। ठीक है, एम्फीसीमा क्या है कि जो रेगुलर स्मोकिंग करते हैं, रेगुलर स्मोकिंग करते हैं, मेनली सिगरेट स्मोकिंग जो वाले लोग होते हैं, जो रेगुलर स्मोकिंग करते हैं, कौन सी सिगरेट स्मोकिंग, यानी सिगरेट स्मोकिंग टोबैको, उसके अंदर क्या होता है, टोबैको होता है, टोबैको के अंदर क्या होता है, निकोटीन होता है। तो रेगुलर सिगरेट पीने वाले लोगों की एल्वियोलाई जो होती है, उसकी जो वॉल होती है, वॉल का मतलब जो मैंने आपको डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बताया था, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बताया था, ठीक है, वो वॉल क्या हो जाती है बेटा, डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है, एल्वियोलर वॉल जो होती है, एल्वियोलर वॉल जो होती है वो हो जाएगी डैमेज। और डैमेज होने की, डैमेज क्यों होगी, उसके ऊपर लगातार क्या स्टोर होता जाएगा, जो धुआं होता है, जो कार्बन होता है, उससे जो निकलता है वो कार्बन धीरे 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 कहां पर, उसकी एल्वियोलाई के ऊपर जमा हो जाता है, आपके डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के ऊपर, और एयर जो है वो इजीली डिफ्यूज नहीं होगा, और धीरे 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 वो एल्वियोलाई क्या हो जाती है, परफोर्टेड, छिद्रित हो जाती है, उसमें छेद पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एम्फीसीमा। क्या बोलते हैं उसको, एम्फीसीमा। क्लियर है। तो अगर कोई व्यक्ति रेगुलर सिगरेट स्मोकिंग करता है तो उससे क्या होगा, उसकी एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाएगी, और डैमेज होने से क्या होगा, जो गैसेस होती हैं वो इजीली डिफ्यूज नहीं हो पाएंगी। इज दैट क्लियर। तो आपको ये फिक्स बातें याद रखनी है कि एम्फीसीमा क्या होता है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है, अस्थमा क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, जो एग्जाम में पूछा गया है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। देखो ये उन लोगों के अंदर हो जाए तो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज भी कौन सी होनी चाहिए, जैसे ग्रिंडिंग, ग्रिंडिंग एंड, जो ग्रिंडिंग होता है पत्थर की जो कटाई होती है, ऐसी फैक्ट्रीज जहां पर ग्रिंडिंग ऑफ स्टोन्स, क्या होता है, पत्थरों की कटाई छटाई होती, तो उस जगह पर क्या होता है बेटा कि लगातार लगातार क्या होगा, वहां पर जो पत्थर के पार्टिकल होते हैं, पत्थर के पार्टिकल्स होते हैं, वो धीरे 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 कहाँ जाते रहेंगे, वो आपके नेजल ट्रैक्ट से होते हुए आपके लंग्स में स्टोर होते रहेंगे, स्टोर होते रहेंगे, स्टोर होते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो लंग्स की डिफेंस कैपेबिलिटी है, डिफेंस एबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। आपके लंग्स की धीरे 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 क्या होगा कि डिफेंस कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। इससे क्या होगा, लंग्स जो होते हैं धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, परफोर्टेड हो जाते हैं, परफोर्टेड मतलब उनमें छेद पड़ जाते हैं। क्लियर। तो जो टर्मिनोलॉजी यहाँ लिखी हुई है एनसीईआरटी में वो आपको एज इट इज याद रखनी है कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। इसके अंदर कोई एक डिजीज नहीं होती, बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, लेकिन ये उनको ज्यादातर होती है जो कहीं पत्थर की कटाई वाली जगह पर, जैसे कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर लगातार पत्थर की कटाई चलती रहती है, या पत्थर की ग्राइंडिंग चलती है, जैसे गिट्टी क्रैशर जो होते हैं जहां पर बड़े बड़े पत्थरों से गिट्टी बनाई जाती है, तो वहां पर लगातार क्या है
पत्थर का जो बुर्रादा होता है, जो बहुत स्मॉल रेसेज होते हैं, वो लगातार क्या होते जाते हैं, वो निकलते जाते हैं। अब जैसे तो परफोरेटेड हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, आपको फाइब्रोसिस होने का खतरा है। इसका फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस एंड सिलिकोसिस। देखो सिलिकोसिस का मतलब है सिलिका यानी कि रेत, ऐसी जगह जहां पर सिलिका का, अब कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है सिलिका की इंडस्ट्री में, उसको सिलिकोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस, आपके लंग्स क्या है, फाइबर्स के तो बने, आपके लंग्स है क्या है, इनके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, और फाइबर की वजह से तो ये कहते हैं हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं। तो फाइब्रोसिस और सिलिकोसिस, ये एग्जाम में पूछा गया है कि फाइब्रोसिस और सिलिकोसिस जो होता है, ये कौन सी डिजीज के अंडर में आता है। तो आप क्या बताएंगे, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। किन लोगों के अंदर होगा, जिन लोगों के अंदर क्या इंडस्ट्रीज, कौन सी, ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन या ब्रेकिंग ऑफ स्टोन, जहां पर ग्राइंडिंग और ब्रेकिंग का काम होता है स्टोन का, वहां पर क्या होगा, इन लोगों के अंदर लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, छेद पड़ जाएंगे, और छेद पड़ जाएंगे तो लंग्स की कार्य क्षमता कम हो जाएगी, एबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, डिफेंस एबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर है। और इसके अंदर दो बीमारियां मोस्टली आती है, वो क्या है, फाइब्रोसिस और सिलिकोसिस। कौन कौन सी, फाइब्रोसिस एंड सिलिकोसिस। क्लियर, समझ में आ रही है बात, फाइब्रोसिस और सिलिकोसिस। उसके बाद आता है राइनाइटिस। राइनाइटिस एक जो डिजीज है उसका नाम है राइनाइटिस। क्या है बेटा, राइनाइटिस। इसमें भी क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल ट्रैक्ट। अरे भाई लगातार अगर किसी को जुकाम है, जुकाम उसका खत्म नहीं हो रहा है, लगातार जुकाम हो रहा है उसको, 1-2 महीने से लगातार जुकाम है, उसके जो नेजल ट्रैक्ट है, नाक वाला पार्ट, उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन आ जाएगा, उसको बोलते हैं राइनाइटिस। तो सीधी सीधी टर्मिनोलॉजीज है, ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है। जब भी एग्जाम में प्रश्न आता है सीधा एनसीईआरटी की लाइन से आता है, इसके बारे में ये नहीं पूछे इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या है क्या नहीं है। बस आपको याद रखना है कि अगर मेरे से अस्थमा पूछा है तो मैं ऑप्शन में क्या ढूंढूंगा, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के साथ में क्या बात करूंगा, वीजिंग, घरघराहट, ये वर्ड में ढूंढ लूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर ब्रोंकाइटिस आ जाता है तो अपन बोल देंगे कि लगातार कफिंग हो रही है किसी के अंदर, तो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होगा, लगातार स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी और स्वेलिंग आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद एम्फीसीमा क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। अगर जो व्यक्ति लगातार सिगरेट स्मोक करता है तो लगातार सिगरेट के अंदर जो टोबैको होता है उसका कार्बन उसके अंदर जाता रहेगा, और एल्वियोलाई की इनर सरफेस पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। उससे उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, और गैसेस इजीली क्या नहीं हो पाती, डिफ्यूज नहीं हो पाती, धीरे धीरे एल्वियोलाई की वॉल जो होती है वो डैमेज हो जाती है। उसके बाद आपको ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज बतानी है। सर्टेन इंडस्ट्री, कुछ निश्चित इंडस्ट्रीज है, हर किसी को नहीं होती। कौन सी इंडस्ट्री है, जहां पर पत्थर की कटाई होगी, पत्थर का घिसाई होता है, या पत्थर को तोड़ा जाता है, वहां पर क्या होता है, लोगों के अंदर धीरे धीरे स्टोन पार्टिकल्स जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक है, और एक दिन ऐसा आता है कि उनके लंग्स की कार्य क्षमता, डिफेंस, उनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उसके कारण उनको फाइब्रोसिस हो सकता है, सिलिकोसिस हो सकता है। क्लियर। उसके बाद आप में राइनाइटिस, जो कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, कॉमन कोल्ड के कारण भी हो सकता है। साधारण जुकाम अगर किसी को होता है और वो लंबे समय तक बना रहता है, तो अपन उसको किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, राइनाइटिस कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर लगभग लगभग खत्म हो जाता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बात बहुत काम की है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि आपके अंदर जो 100 ml ब्लड होता है, ईच 100 ml ब्लड, ईच 100 ml ब्लड जो होता है, ये टिश्यूज को कितनी ऑक्सीजन देता है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर मेरे को, बताइए भाई। ईच 100 ml ब्लड ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन देता है टिश्यूज को, बताइए।
इसको तो हम आप लोग कल ही पढ़ा था, हम लोगों ने कल पढ़ा चुके हैं इसको हम। अरे शिवम कुमार सिंह भाई 5 ml देता है, 5 ml। क्या बात कर रहे हैं बेटा? शिवम, क्या आपने इसको रिवाइज नहीं किया है? कल का आपने नहीं पढ़ा था क्या? अरे 20 ml ऑक्सीजन तो आपके ब्लड में होती है, और ईच 20 ml ब्लड जो होता है आपके टिश्यू को 5 ml देता है। क्लियर? लेकिन अगर आप बात करें ईच 100 ml ब्लड एल्वियोलाई को कितनी CO2 देगा? तो बेटा वो 4 ml CO2 देता है। कितनी? 4 ml CO2 प्रोवाइड करवाता है। याद रखना, दोनों बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि 100 ml ब्लड जो होता है ये आपके एल्वियोलाई को 4 ml CO2 प्रोवाइड करवाता है, जबकि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो प्रत्येक टिश्यू को क्या करवाता है? 5 ml ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है? क्या बच्चों इस टॉपिक में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आई हो? आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा एकदम। आई होप कि आपको पूरी एनसीईआरटी की लाइन समझ में आ जाएगी, और मॉड्यूल पढ़ लीजिएगा, और एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन तो आप 100% कर लीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत आती है तो मैंने आपको उसका मेरे नंबर आपको दे रखे हैं, आप मुझे बेशक व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके मेरे से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू टॉपिक एंड विद न्यू एनर्जी, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपको बहुत मजा आने वाला है अगले टॉपिक को पढ़कर। ठीक है बेटा? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग पढ़ते रहिए अच्छी तरीके से, रिवाइज रोज का रोज करते रहिए।